हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है एक कहानी तेरी मेरी भाग 39। इस भाग को समझने के लिए इससे पहले के सभी भाग अवश्य पढ़ें। शिवी दूसरा ब्लैंकेट लेने के लिए उठने लगा कि अनायास ही उसके कदम रुक गए। शिवी खड़ा होकर 2-3 कदम चला कि फिर अक्षरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। शिवी वहां अक्षरा की ओर पीठ किए हुए खड़ा था। अक्षरा उसको देख रही थी। उसने धीरे से कहा, हमने जो कहा वो आई एम सॉरी। शिवी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो पलटा और अक्षरा की ओर देखने लगा। हल्का सा झुककर शिवी ने आहिस्ता से कहा, आइंदा ये मत कहना कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। अक्षरा, बहुत मुश्किल से मैंने खुद को तुमसे दूर किया, अब सोच भी नहीं सकता। अक्षरा लेटे लेटे शिवी को देख रही थी। शिवी ने जैसे ही कुछ कहने के लिए अपने होंठ खोले कि अक्षरा ने एक शांत से स्वर में कहा, आप नाराज हैं हमसे? शिवी, हमने सब कुछ नहीं जाना था, बस इसीलिए कुछ समझ नहीं आया। सॉरी। उसकी बात सुनकर शिवी झुककर उसके पास लेट गया। उसकी नजरें सीलिंग पर ही थी। सीलिंग को घूरते हुए ही वो शांत आवाज में बोला, तुम्हें मुझसे जो भी शिकायत है वो एक तरफ रखना, पर प्लीज कभी मुझसे दूर जाने की बात अपनी जुबान पर मत लाना। अक्षरा आकर शिवी से लिपट गई। उसने शिवी के ऊपर जैसे ही अपने हाथ को रखा, शिवी उसकी ओर पलट गया। अक्षरा ने बहुत टाइटली शिवी को हक कर लिया। उसकी सांसें शिवी अपने गर्दन पर महसूस कर रहा था, जिससे उसने अक्षरा की कमर पर अपने हाथों को कस लिया। अक्षरा शिवी की बढ़ती सांसों को साफ महसूस कर पा रही थी। उसने अपनी आंखें मूंद ली और अपने ठंडे कोमल होठ शिवी की गर्दन पर रख दिए। अक्षरा के होठों की ठंडक ने शिवी को बेचैन कर दिया। उसके पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ पड़ी। अक्षरा ने जैसे ही शिवी से दूर होना चाहा, शिवी उसके ऊपर आ गया। उसने अक्षरा की आंखों में झांकते हुए कहा, ठंड ज्यादा लग रही है? अक्षरा उसका सवाल सुनकर चुप हो गई। उसने शिवी के गर्दन में बाहें डालते हुए उसे अपने करीब करते हुए धीरे से कहा, आपको इतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं आप। कि तभी शिवी ने उसके होठों पर अपनी उंगलियां रख दी। श्श, अब कुछ नहीं, शिवी ने सर्द सर्द सी आवाज में कहा। अक्षरा के हाथ अब भी शिवी की गर्दन पर थे। वो उसको ही देख रही थी कि शिवी ने झुककर उसके कान के पास होठ ले जाते हुए धीरे से कहा, तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं है? अक्षरा की नजरें शर्म से झुक गई। उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया और अपनी बढ़ती धड़कनों को काबू करने की कोशिश करने लगी। तभी उसकी आंखें बंद हो गई। शिवी की उंगलियां उसकी पीठ पर चल रही थी। उसने अक्षरा की बंद आंखों को देखकर उसके ब्लाउज की डोरी को खींच दिया। ये महसूस होते ही अक्षरा ने अपनी आंखें खोली। वो शिवी की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में देखते ही अक्षरा की नजरें उस पर ठहर गई। इधर रजनीश माहेश्वरी को जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। वो उदयपुर आ चुका था, पर उसे अब भी मल्होत्रा परिवार और अक्षरा से बदला लेना था। उसने देखा रात गहराती जा रही थी। उसने अपने पास खड़े हवलदार की ओर देखकर कहा, हमें एक जरूरी फोन करना है। हवलदार भी हल्की नींद में था। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना फोन निकालकर रजनीश माहेश्वरी को पकड़ा दिया। रजनीश माहेश्वरी पीछे हुआ और एक कोने में आ गया। उसने किसी का नंबर डायल किया। कुछ ही देर में कॉल रिसीव हुआ। रजनीश माहेश्वरी धीरे से बोला, त्रिपाठी, हम रजनीश माहेश्वरी बोल रही हैं। तुम पर भरोसा है, एक छोटा सा काम दे रही हैं। कुछ देर तक बात करके रजनीश माहेश्वरी ने फोन वापस आकर उस हवलदार की जेब में डाल दिया। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट आ गई। मल्होत्रा परिवार का अंत कल ही हो जाएगा, रजनीश माहेश्वरी मन ही मन में बोला। इधर शिवी और अक्षरा दोनों की नजरें एक दूसरे पर ठहरी हुई थी। दोनों बेहद करीब थे। अक्षरा की आंखों में देखते हुए शिवी ने सर्द आवाज में कहा, तुम्हारी आंखें मुझे बेकाबू कर रही हैं। उसकी आवाज कानों में पड़ते ही अक्षरा ने नजरें झुका ली। शर्म और हया से उसके चेहरे पर लाली आने लगी। उसको ऐसे देखकर शिवी मुस्कुराने लगा। उसने अक्षरा की ठोड़ी पर उंगली रखते हुए उसका चेहरा ऊपर किया। मेरी तरफ देखो, शिवी ने आहिस्ता से कहा। अक्षरा की नजरें एक बार फिर शिवी पर ठहर गई। शिवी ने अपना चेहरा नीचे झुकाकर अक्षरा के गले पर होठ रख दिए।
दोनों के बीच फासलों की दीवार हटने लगी थी। शिवी ने अक्षरा के कंधे से साड़ी का पल्लू हटा दिया। दोनों की धड़कनों का शोर पूरे कमरे में गूंज रहा था। कमरे की हल्की रोशनी भी बंद हो गई थी। पूरे कमरे में गहरा अंधेरा छा गया था। अगली सुबह जब शिवी की आंख खुली, उसकी नजर सबसे पहले अपनी बाहों में सोई अक्षरा पर पड़ी। वो आंखें खोले एकटक उसे देखने लगा। शिवी की आंखों के सामने कल रात की बात घूमने लगी। उसने हल्का सा उठकर धीरे से अक्षरा के माथे पर किस कर दिया। नींद से ही अक्षरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। शिवी ने अक्षरा को कसकर अपनी बाहों में भींच लिया। अक्षरा की आंखें खुल गई। उसकी नज़र जैसे ही शिवी की बिना शर्ट की बॉडी पर पड़ी, उसकी आंखें पूरी खुल गई। शिवी अक्षरा की एक एक हरकत को नोटिस कर रहा था। शर्मा कर अक्षरा ने जैसे ही आंखें मूंदी कि शिवी बोला, अक्षरा जी, उठेंगी नहीं आप? शिवी की आवाज़ सुनते हुए अक्षरा ने अपने होंठ दबा लिए और आंखें जोर से भींच ली। उसके ये एक्सप्रेशन देखकर शिवी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। ऐसे करके तुम मुझे फिर अपने करीब आने के लिए मजबूर कर रही हो, शिवी ने अक्षरा के कानों के पास धीरे से कहा। उसके बाद सुनते ही अक्षरा ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। वो उठने लगी कि शिवी ने उसे खींचकर अपने करीब कर लिया। अक्षरा ने शिवी की ओर देखा। कल रात की बात याद आते ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो शिवी के सीने पर अपना सर लगाते हुए धीरे से बोली, गुड मॉर्निंग। उसकी बात सुनते ही शिवी मुस्कुरा दिया। गुड मॉर्निंग। अक्षरा ने खुद को कवर किया और वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। शिवी उसे जाता हुआ देखता रहा। उसने अक्षरा का पिलो लिया और उसे बाहों में भरते हुए आंखें बंद कर ली। इधर ब्रेकफास्ट के वक्त अक्षरा की नज़र जैसे ही जगदीश जी पर पड़ी, एक बार फिर उसे अपने परिवार का ख्याल आ गया। नाश्ता करके जगदीश जी जैसे ही अपने कमरे की ओर गए, अक्षरा उठकर उनके पीछे चली गई। गरिमा ने सवालिया निगाहों से शिवी की ओर देखा तो उसने हाँ में गर्दन हिला दी। जगदीश जी अपने कमरे में आए कि तभी अक्षरा ने दरवाजा खटखटाया। जगदीश जी ने पलटकर अक्षरा की ओर देखा और कहा, आ जाओ। अक्षरा अंदर आई। उसकी आंखें नम हो गई। उसने जगदीश जी की ओर देखकर धीरे से कहा, अंकल, क्या आपके पास हमारे पापा की फोटो है? अक्षरा की बात सुनते ही जगदीश जी की आंखों में पानी आ गया। बाहर खड़े बाकी सब लोग अंदर कमरे का दृश्य देख रहे थे। जगदीश जी बिना कुछ कहे कबर्ड की तरफ बढ़ गए। कुछ देर बाद वो वापस अक्षरा के पास आए। उनके हाथ में एक फोटो थी। इसमें जगदीश जी के साथ एक और आदमी था। अक्षरा समझ गई ये उसके पापा की ही फोटो थी। उसने कांपते हाथों से वो फोटो ली। अक्षरा एकटक उस फोटो को देखने लगी। उसकी आंखों से अपने आप आंसू बह गए। अपने कांपते हाथों से अक्षरा ने उस फोटो को छुआ। शिवी ये सब देखकर काफी इमोशनल हो गया। गरिमा से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसकी आंखों से भी आंसू बह गए। जगदीश जी ने प्यार से अक्षरा के सर पर हाथ रखा तो अक्षरा अपनी नम आंखों से उनकी ओर देखने लगी। बेटा, बीत गए समय और ना रहे लोगों को वापस नहीं लाया जा सकता, जगदीश जी ने भारी मन से कहा। अक्षरा उनकी ओर देखती रही। फिर वो धीरे से बोली, क्या हम आपको पापा कह सकते हैं? जगदीश जी ने हाँ में सर हिला दिया। अक्षरा रोते हुए उनके गले लग गई। जगदीश जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारी बातें, तुम्हारी समझदारी देखकर हम समझ गए थे कि तुम विजय की ही बेटी हो। हम अपने पापा की तरह हैं। अक्षरा उनसे अलग होकर एकदम बच्चों की तरह खुश होकर बोली। उसकी हरकत पर जगदीश जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बाहर खड़े सब लोग जगदीश जी को ऐसे देखकर जरा हैरान थे। अपने भावों को वो बखूबी छुपा लेते थे, पर आज अक्षरा के सामने उन्होंने अपने आते जाते भावों को एक पल के लिए भी नहीं छुपाया था। हाँ, तुम बिल्कुल अपने पापा की तरह हो, उसकी तरह ही समझदार वाली बातें करती हो और नजर की पैनी हो। जगदीश जी की बात सुनकर अक्षरा के चेहरे की मुस्कुराहट और बढ़ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हम तो पहले ही कहते थे आप उतने सख्त नहीं हैं जितना आप दिखाते हैं। उसकी बात सुनकर सबको हैरानी हुई। उन्हें डर था कि कहीं जगदीश जी अक्षरा को कुछ कहना दे, पर उसकी बात पर जगदीश जी हंस पड़े। ये भाई साहब अक्षरा के साथ इतना खुश दिख रहे हैं, कामिनी जी ने हैरान होकर कहा। सिमरन भी मुंह खोले ये सब देखकर बोली, भाभी ने मैजिक कर दिया है। बड़े पापा हंस रही है। गरिमा अपने पापा को खुश देखकर बहुत खुश थी।
जगदीश जी ने कुछ कहने के लिए अपने होंठ खोले कि उनका फोन बजने लगा। उन्हें फोन देखा। विनय का कॉल देखकर उनके चेहरे पर थोड़े गंभीर भाव आ गए। उनके चेहरे पर आई गंभीरता देखकर रमेश जी और शिवी एक दूसरे को देखने लगे। जगदीश जी ने कॉल रिसीव किया, तभी दूसरी ओर से विनय की आवाज आई, साहब, यहाँ रजनीश माहेश्वरी का एक आदमी है त्रिपाठी, उसके बारे में अभी कुछ पता नहीं चला, पर वो निर्मल जी के बारे में इसी से पता करवा रहा था। उसकी बातें सुनकर जगदीश जी की नजरें अक्षरा पर चली। वो गंभीरता से बोले, विनय, तुमसे हमने जो कहा था बस वो करो, बाकी सब हम संभाल लेंगे। उन्होंने फोन रख दिया। अक्षरा उसके चेहरे पर आई गंभीरता देखकर धीरे से बोली, क्या हुआ? जगदीश जी ने बात टालते हुए नाम में सिर हिलाकर कहा, कुछ नहीं हुआ बेटा। बाकी सब अब वहाँ दरवाजे से चले गए। अक्षरा भी निकलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कामिनी जी अपने कमरे में आती हुई रमेश जी की ओर देखकर बोली, देखा आपने, सब ठीक हो ही गया ना? हमारा शिवी बहुत समझदार है, बस वो सच नहीं जानता था इसीलिए ऐसा करता था। हाँ कामिनी, आप ठीक कह रही हैं, बस अब यही दुआ है ये सब यूं ही ठीक रहे। रमेश जी मुस्कुराते हुए बोले, पर उनके मन में अब भी जगदीश जी के वो फोन वाली बात खटक रही थी। उनके बारे में सोचते हुए वो अपने कमरे से निकल गई। रमेश जी और शिवी कुछ देर बाद एक साथ जगदीश जी के कमरे में थे। जगदीश जी ने गंभीरता पूर्वक उन दोनों की ओर देखकर गंभीर भाव से कहा, पूरे घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, पुलिस तैनात है और विनय जानता है उसे क्या करना है, पर जब तक उस त्रिपाठी के बारे में सब पता नहीं लगता कोई घर से बाहर नहीं जाएगा। रमेश जी कुछ सोचते हुए बोले, मतलब भैया आपको लगता है वो माहेश्वरी कुछ करेगा? ऑफ कोर्स छोटे पापा, जब वो एक छोटी सी बात का बदला लेने के लिए इतना कुछ कर सकता है तो हमसे बदला लेने के लिए वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। शिवी ने जरा सोचते हुए कहा। उसकी बात सुनकर जगदीश जी भी गहरी सांस लेकर बोले, उसे उदयपुर भेज दिया गया है, पर उसका ध्यान यही होगा। जेल में बैठा रजनीश माहेश्वरी अब भी वही अपने प्लान के बारे में सोचकर खुश हो रहा था। आज इस जगदीश मल्होत्रा को पता चलेगा हमसे दुश्मनी मोल लेना कितना महंगा पड़ सकता है। रजनीश माहेश्वरी नफरत भरे लहजे में मन में ही बोला, पर भैया त्रिपाठी है कौन? रजनीश माहेश्वरी क्या करेगा? इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा? रमेश जी परेशान होकर बोले। शिवी ने जगदीश जी की ओर देखा जो एक गहरी सोच में थे। कुछ मिनट बाद अपनी सोच से बाहर निकलकर जगदीश जी बोले, शांत रहो, जो होगा देखा जाएगा, पर हाँ अभी इस बात को यहीं खत्म करो। शिवी और रमेश जी गौर से जगदीश जी के चेहरे पर आए भाव को देख रहे थे, जिससे उन दोनों को ही समझ आ गया जगदीश जी सब सोच चुके थे। वो दोनों अब वहां से चले गए। उनके जाते ही जगदीश जी ठंडी सांस छोड़ते हुए बोले, उस माहेश्वरी को आसानी से पकड़वा तो दिया है, पर हमें नहीं लगता वो शांत बैठेगा। इतना कहकर जगदीश जी ने कुछ सोचा। उन्होंने तुरंत किसी को कॉल किया। हाँ विनय सुनो, घर पर जो भी इमरजेंसी अलार्म लगा है उन्हें चेक करवाओ, और जो भी सिक्योरिटी टीम है उन्हें कहो छुप कर रहे। कुछ देर बाद जगदीश जी ने कॉल कट कर दिया। रात को सबने डिनर किया और अपने अपने कमरों में चले गए। रात गहराती गई, तभी एक साया मल्होत्रा निवास के पीछे की दीवार लांघते हुए अंदर आ गया। पूरे गार्डन एरिया में काफी अंधेरा था। उस शख्स ने दरवाजे पर बैठे गार्ड को देखा। उसे नींद में झुकते देखकर उस शख्स ने अपने बदन पर रखा कंबल के पीछे से एक बड़ा सा कैन निकाला। उस कैन में कुछ था। वो शख्स कुटिलता से पूरे मल्होत्रा निवास को देखने लगा। उसने बिना कुछ कहे कैन का ढक्कन खोलकर उसमें रखा केरोसिन घर के चारों ओर डाल दिया। आसपास एकदम शांति थी। कैन का सारा केरोसिन उस आदमी ने घर के चक्कर काटते हुए चारों ओर डाल दिया। वो कैन एक तरफ फेंक कर घर के चारों ओर निगाहें डालने लगा। आसपास अब भी कोई नहीं था, तो उस आदमी के चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट आ गई। राम नाम सत्य है, मल्होत्रा परिवार की आत्मा को शांति मिले, कहते हुए उस शख्स ने लाइटर निकाला। उसने लाइटर जलाया कि तभी अचानक से गार्डन एरिया में लगी सारी लाइट्स ऑन हो गई। वो आदमी हड़बड़ाया और वहां से भागने के लिए पलटा कि उसे चारों तरफ से पुलिस और सिक्योरिटी ने घेर लिया। मल्होत्रा निवास में बहुत तेजी से अलार्म बजने लगे। उसकी आवाज सुनकर सब जाग गए। जगदीश जी तुरंत बाहर भागे, बाकी सब भी बाहर आए। बाहर आते ही जगदीश जी
और बाकी सब ने देखा घर के चारों ओर पुलिस वाले और सिक्योरिटी टीम ने एक आदमी को घेर रखा था। विनय सबसे आगे खड़ा था। उसने जगदीश जी की ओर देखकर ही गंभीरता से कहा, साहब आपका शक सही था। ये घर के आसपास कैरोसिन डाल रहा था और रजनीश माहेश्वरी का आदमी त्रिपाठी है। विनय की बात काटते हुए जगदीश जी बोल पड़े। रजनीश माहेश्वरी का नाम सुनकर अक्षरा की आंखों के सामने आग में जलता एक घर दिखाई देने लगा। उसने कसकर अपने पास खड़े शिवी को पकड़ लिया। शिवी ने अक्षरा की ओर देखा। उसके चेहरे पर आते भाव देखकर शिवी ने उसे शांत रहने का इशारा किया। जगदीश जी ने त्रिपाठी की ओर घूर कर देखते हुए सख्त आवाज में कहा, तुम्हें क्या लगा तुम फिर अपने मंसूबों में कामयाब हो जाओगे? इस बार नहीं। त्रिपाठी ने कुछ नहीं कहा। तभी इंस्पेक्टर ने उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहा, किसने कहा था ये करने के लिए? पर त्रिपाठी अब भी खामोश था। वो शांत था, पर उसके हाथ में लाइटर अब भी था। उसने लाइटर जलाया और जमीन पर फेंक दिया। सब घबरा गए कि तभी उस जलते हुए लाइटर को शिवी ने पकड़ लिया। अक्षरा ने तुरंत फूंक मारकर वो बुझाया। शिवी का हाथ हल्का सा जल गया था। ये देखकर जगदीश जी के चेहरे पर गुस्सा भर आया। उन्होंने एक जोरदार तमाचा त्रिपाठी के मुंह पर जड़ दिया और गुस्से से उसका गला पकड़ लिया। इंस्पेक्टर और रमेश जी ने जगदीश जी से किसी तरह त्रिपाठी को छुड़ाया, पर त्रिपाठी अब भी टस से मस नहीं हुआ था। बार बार पूछने के बाद भी वो कुछ बताने को तैयार नहीं हो रहा था। त्रिपाठी से कुछ भी ना जान पाने के कारण इंस्पेक्टर थोड़ा निराश होते हुए जगदीश जी से बोला, मिस्टर मल्होत्रा, हम इसे तो ले जा रहे हैं, पर इस पर रजनीश माहेश्वरी का नाम नहीं आ सकता क्योंकि इसने कुछ नहीं बताया। जगदीश जी ने राहुल की ओर देखा तो उसने हाँ में गर्दन हिलाई। इंस्पेक्टर त्रिपाठी को वहां से ले जाने लगा कि तभी राहुल ने एकदम से कहा, एक मिनट इंस्पेक्टर। शिवी कभी राहुल तो कभी अपने पापा की ओर देख रहा था। राहुल ने आगे बढ़कर अपना फोन इंस्पेक्टर को दिखाते हुए गंभीरता से कहा, ये इसके नंबर की लास्ट कॉल की लोकेशन उदयपुर पुलिस स्टेशन से है। इंस्पेक्टर ने त्रिपाठी की ओर देखा और सर हिलाकर बोले, हम कॉल रिकॉर्ड लेते हैं। अब इसके और रजनीश माहेश्वरी दोनों के खिलाफ कार्रवाई ठोस होगी। त्रिपाठी को इंस्पेक्टर ले गए। जगदीश जी नफरत भरी नजरों से उसे देख रहे थे। सब अंदर आने लगे, पर शिवी अब भी वहां खड़ा सब सोच रहा था, अगर जगदीश जी ने ये सब नहीं करवाया होता तो आज क्या हो जाता। ये सोचकर ही शिवी के रोंगटे खड़े हो गए। उसके चेहरे पर गुस्सा आता जा रहा था। तभी किसी ने शिवी का हाथ पकड़ा। उसकी तंद्रा टूटी। उसने देखा सामने जगदीश जी थे, जो उसका जला हुआ हाथ देख रहे थे। शिवी एकटक उनकी ओर देखने लगा। उनकी आंखों में नमी तैराई। शिवी का हाथ छोड़ते ही जगदीश जी बिना किसी भाव के बोले, जाओ दवाई लगा लो। शिवी अब भी एकटक उन्हें देख रहा था। अब वो एकदम से उनके गले लग गया। एकदम बच्चों की तरह शिवी अपने पापा से लिपटा था। उसने कसकर उन्हें गले लगा रखा था। जगदीश जी के भावहीन चेहरे पर सुकून झलक आया। थैंक यू सो मच, आई लव यू पापा। शिवी ने बड़े मुश्किल से ये शब्द कहे। उसके इन शब्दों ने जगदीश जी की आंखों में नमी ला दी। उन्होंने शिवी की पीठ थपथपाई। कुछ देर बाद शिवी उनसे अलग हुआ और वो दोनों ही अंदर आ गई। गरिमा ने शिवी के जले हुए हाथ पे मरहम लगाई और फिर सब अपने अपने कमरों में चले गए। शिवी को अब ध्यान आया अक्षरा यहाँ नहीं थी। उसने होल से ही अपने कमरे की तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। शिवी ने फोन निकालकर किसी को कॉल किया। हाँ अंकल, प्लीज मेरी कल सुबह ही उदयपुर की एक टिकट अर्जेंटली बुक करवा दीजिए। थैंक यू। शिवी ने बात करके फोन रखा और सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। शिवी अपने कमरे में आया। उसने देखा कमरे की सारी लाइट्स ऑफ थी। पूरे कमरे में गहरा अंधेरा था। शिवी ने लाइट्स ऑन की। उसने नजरें घुमाई तो देखा बेड पर अक्षरा खुद में ही सिमटी बैठी हुई थी। उसने अपने पैरों को जोड़कर घुटनों पर चेहरा टिका कर रखा था। उसके चेहरे पर एक डर साफ झलक रहा था। शिवी ने एक ठंडी सांस छोड़ी और वो धीमे कदमों से बेड की तरफ बढ़ गया। वो जानता था अक्षरा इस वक्त क्या सोच रही थी। उसने अक्षरा के बालों को सहलाते हुए शांत भाव से कहा, आज जो भी हुआ उसमें तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। आपके कहने से सच थोड़ी बदलेगा। ये हमारी वजह से ही हुआ है। अक्षरा नम आवाज में बोली और वो शिवी से अलग हो गई। शिवी ने एक शांत सी आवाज में लेकिन सख्त लहजे में कहा,
बस बहुत हुआ अब। हर चीज के लिए तुम दोषी नहीं हो सकती, तो हर बात के लिए खुद को ब्लेम करना बंद करो। अक्षरा, तुम ऐसी नहीं थी तो ये क्या बन गई हो तुम? शिवी की बात सुनकर अक्षरा की पलकें भीग गई। शिवी उसे देख रहा था। उसने अक्षरा का चेहरा अपनी तरफ करते हुए प्यार से कहा, अक्षरा, जो तुम थी वो अक्षरा नहीं है अब कहीं। तुम ये नहीं हो। वो हर पल हंसती अक्षरा, अपने लिए, दूसरों के लिए डट कर खड़ी रहने वाली अक्षरा गायब हो गई है कहीं। आंटी ने तुम में वो क्वालिटीज, वो हिम्मत डाली है कि तुम खुद को स्ट्रॉन्ग रख सको, पर तुम भूल जाती हो। अक्षरा बस नम आंखों से शिवी को देखती रही। उसने अब धीरे से कहा, अब हमें डर लगता है, हमने खुद को संभाल लिया है। पर तभी शिवी उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, पर क्या? अक्षरा, मैं जानता हूँ तुमने। शिवी बोलते बोलते रुक गया। अक्षरा एकटक उसे ही देख रही थी। फिर एक ठंडी आवाज में शिवी ने कहा, ये दर्द भरी कहानी को अब खत्म करते हैं। बस बहुत हुआ। अक्षरा, जैसी स्ट्रॉन्ग थी तुम वो बनो। शिवी ने अक्षरा की ओर देखा। उसने उसकी आंखों को बहुत गौर से देखा, मानो आंखों से ही कह रहा हो, क्या वो उसकी बात मानेगी? अक्षरा ने अब हाँ में सर हिलाया और नम आंखों से ही बोली, पर आप हमेशा हमारे साथ खड़े रहेंगे, ये भी कोई पूछने वाली बात है। शिवी ने मुस्कुराते हुए अक्षरा को गले लगा लिया और धीरे से उसके बालों को चूम लिया। इधर उदयपुर की जेल में बैठा रजनीश माहेश्वरी अपने प्लान के बारे में सोच रहा था। उसे उम्मीद थी उसने जो सोचा था वो हो ही जाएगा। वो बैठा हुआ था तभी एक हवलदार आया और बोला, तुमसे मिलने कोई आया है। रजनीश माहेश्वरी को एक कमरे में लाया गया। यहाँ अंधेरा था। एक कुर्सी पर कोई शख्स बैठा था जिसकी पीठ उसकी तरफ थी, तो वो समझ नहीं पाया कि ये था कौन। रजनीश माहेश्वरी को छोड़कर हवलदार गया। रजनीश माहेश्वरी शख्स की ओर देखते हुए बोला, कौन हो तुम? अब वो शख्स अपनी कुर्सी से उसकी पीठ मुड़ी और चेहरा उसकी तरफ आया, पर अंधेरे के कारण रजनीश माहेश्वरी उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहा था। तभी वो शख्स चलकर उसके पास आया। वो जब उसके पास बेहद करीब आकर खड़ा हुआ तो रजनीश माहेश्वरी की आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि उसके सामने इससे आगे की कहानी या वो शख्स कौन था जो रजनीश माहेश्वरी के सामने था, वो हम जानेंगे कल के भाग में। थैंक यू।